नमस्कार। आज फिर शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ कार्यक्रम में एक बार फिर हम शहर भर की तमाम अखबारों में छपी खबरों को लेकर समीक्षा के लिए मैं मेरे साथी शेखर जी के साथ फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज की खबरों में चूँकि आज खबरें बहुत ज़्यादा नहीं हैं, सोमवार होने के कारण तमाम छुट्टी के कारण अगले दिन खबरों का दबाव ज़रा सा कम रहता है, फिर भी कुछ खबरें हैं अग्निबाण की, प्रभात किरण की, न्यूज़ टुडे की, दोपहर की, जिस पे हम थोड़ी बहुत चर्चा कर सकते हैं। एक तो एक खबर सभी अखबारों में आज कॉमन रही, जो है सबसे बड़ी लूट हो गई शहर में। रेसकोर्स रोड पर एक बिल्डर के साथ 25 लाख रुपए से ज़्यादा की सनसनीखेज लूट हो गई। अभी शायद कोई पकड़ाया नहीं है उसके अंदर, है ना। एक खबर ये है। दूसरा, रामपे हाउस से लेकर नई सड़क के निर्माण का काम चालू हो गया है, मतलब डामरीकरण वापस चालू हो गया है। निश्चित रूप से सड़कों की हालत सुधरना चाहिए, खासकर जो मुख्य मार्ग है वो होना चाहिए। तीसरी खबर, उद्योगों के लिए ज़मीनों की जुगाड़ शुरू हो गई है। 200 करोड़ के से अधिक अलग अलग ज़मीनें ढूंढी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस की नई टीम बनने वाली है। कुल मिला के ये खबरें हैं। बाकी पूरा अखबार आज जो है जन्मदिन महोत्सव से भरे पड़े हैं। इसके अलावा पहले हम इसी बात कर लेते हैं शेखर जी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास में इसमें खबरों में तो रेसकोर्स रोड की लूट का मामला ऐसा है कि हालांकि पुलिस मुझे लगता है ट्रेस आउट कर लेगी, क्योंकि इतना पुलिस ने आज कैमरे खंगाले, कुछ कैमरों में उनका परिदृश्य मिल भी गया है। और मुझे लगता है कि इस समय पुलिस बहुत ही पूरी तरह से बिल्कुल चप्पे चप्पे पर मौजूद हो गई, इसलिए इस मामले को जल्दी ही ट्रेस आउट कर लिया जाएगा। एक खबर यह है कि नवरात्रि से दीपावली के बीच 214 करोड़ कमा लिए, रजिस्ट्रियाँ भरपल्ले हुई हैं। और मुझे लगता है कि चूँकि भय भी है कि इस समय रजिस्ट्रियों की गाइडलाइन बढ़ने वाली है, तो बहुत तेज़ी से रजिस्ट्रियाँ होना शुरू हो रही हैं। क्या है, क्या दृश्य रहेगा? बात करें लूट से, अगर चर्चा शुरू करें तो आज शहर की सबसे बड़ी घटना लूट ही रही है, जो अल सुबह हुई है और जिसको लेकर शहर में तुरंत सनसनी फैली है। पुलिस भी दौड़ते हुए गई। संतोष सिंह जी के इंदौर कमिश्नर बनने के बाद में ये पहला इतनी बड़ी घटना हुई है, जिसको लेकर तुरंत आरोपियों को पकड़ना एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए, और पुलिस अपने उस काम में लगी भी है। रजिस्ट्रियों की बात करें तो दिवाली के मौके पर रजिस्ट्रियाँ खूब होती है, पर इस बार कमाई अच्छी हुई है, सरकार का राजस्व बड़ा है। अच्छा है, मुझे लगता है कि रजिस्ट्रियाँ होना भी चाहिए, पर चूँकि गाइडलाइन को लेकर एक भय भी है शहर में कि यार कहाँ कहाँ बढ़ जाएगी, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और अब प्रभात किरण की खबरों पर चर्चा करते हैं। प्रभात किरण में एक खबर ललित उपमन्यु जी की अच्छी खबर है कि 6 महीने में जो है 25 गुना से ज़्यादा महिला वोटर बढ़ गए। ये खबर है प्रभात किरण की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसी पे पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या हो रहा है कि महिला वोटरों की संख्या बढ़ने के साथ में क्या पुरुष वोटरों की संख्या नहीं बढ़ रही क्या? वैसे खबर पढ़ के और जिस तरीके से बढ़ी है महिला वोटर हैं, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह लाडली बहनाओं को ओबलाइज किया गया था, लोकसभा तक आते हुए भरोसा पक्का हो गया, तो इसलिए वोटर भी बढ़ गई है कि अपेक्षा है कि कहीं उनका नाम जो छूट गया था वो ना अब कहीं छूट जाए, तो वो वोटर लाइन में आ गई है। पर इसमें उन्होंने एक आकलन भी दिया है, उसमें क्षेत्र क्रमांक 3 में महिला वोटरों की संख्या कम हो गई। यहाँ के लाडली बहना के पैसे कम बटे थे क्या हुआ क्या था? लाडली बहना के पैसे बटने में कहीं वो नहीं रही है। ये अब किस तरीके से सर्वे हुआ है, किस तरीके से कम हुई है, इसका तो हिसाब ये भी बताता है कि जो क्षेत्र के स्थानीय नेता हैं उनका कितना इन सब कामों में ध्यान। जैसे एक नंबर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वोटर यहीं बढ़े। एक पूरी टीम, जो कैलाश वर्गीय का क्षेत्र भी है तो वो पूरी टीम भी लगा काम करते हैं। अभी उन्होंने शायद कोई अभियान भी चला था भाजपा का, जब सस्ता अभियान मिस कॉल देने वाला जो भी था, तो उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के क्षेत्र से बनाए गए थे। वहाँ क्या एक ये महोत्सव शुरू हो जाता है इस प्रकार के आयोजनों को लेकर। जैसे कुछ भी होता है भाजपा कार्यक्रम तो महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और वैसे भाजपा ही हो लें या किसी भी दल के कार्यकर्ता हो लें, उनके लिए उत्सव वोटर बढ़ाने का तभी होता है तब सामने कोई चुनाव दिखे। ये तो लोकसभा चुनाव के बाद के वोटर्स हैं, बड़े ही संख्या। फिर भी ये कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि जमावट समीकरण सब इन्हीं के आधार पर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर चलते रहते हैं। बाकी तो सब विशेष खबरें कुछ नहीं है, केवल खंभे से तार वार हटने को लेकर मामले में 16 कॉलोनी में अंडरग्राउंड लाइन डल रही है। ये एक अच्छी खबर है कि इसके अंदर कि बिजली चोरी को रोकने के लिए जो है तमाम जगह व्यवस्थाएँ की गई। अंडरग्राउंड लाइन है, 16 किलोमीटर की लाइन है, 16 किलोमीटर में डल चुकी है लाइन, 16 कॉलोनियों में डल रही है लाइन। क्या है अंडरग्राउंड करने का? बिजली विभाग की जो योजना है, बिजली विभाग अभी अच्छी तरक्की कर रहा है, बिजली विभाग फ़ायदे में है। और जिस तरीके से अपडेट हो गया बिजली विभाग, बिल से लेकर बिल आपको पहुंचाने से लेकर बिल जमा करने तक पेपरलेस हो गया है वो। उस हिसाब से उसको अंडरग्राउंड करके उसको और अपग्रेड करने की तैयारी दिख रही है। हाँ, मतलब अपन मान लें कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने लग जाएगी, थोड़े दिन बाद जब पैसे आ जाएंगे। फ्री तो सरकार कौन देती है आके वो तय करेगी।
हाँ नहीं मतलब अगर ऐसा हुआ बिजली विभाग 1 यूनिट फ्री किसी को नहीं देता है। नहीं पर ऐसा खर्चा आता नहीं कि 100 यूनिट पर 100 रुपये लगेंगे आपको, तो कम से कम चलो कहीं कोई हो जाए तो कम से कम 300 यूनिट में तो नंबर आ ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ऐसा लगता है। एक खबर पत्रिका में है, ये खबर भी अच्छी है, पर ये मेरे को इसका मामला ज़रा उम्मीद कम लगती है मुझे, फिर भी चूँकि प्रीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र को जिला इंदौर में जोड़ने को लेकर एक खबर है, और उसमें कहा गया है कि पुनर्गठन जो प्रदेश पुनर्गठन आयोग ने जो गति पकड़ी है उसमें एक और संभाग बनाने की तैयारी है निमाड़ को लेकर, और उसके अंतर्गत जो है प्रीतमपुर को जिला इंदौर में शामिल कर लिया जाएगा। तो धार के पास कुछ बचेगा नहीं मेरे को लगता है ना, सिवाय जहाँ आदिवासी क्षेत्र के, और आदिवासी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी। क्या लगता है आपको ये? प्रीतमपुर भले ही धार में हो पर वो इंदौर से जुड़ा माना जाता है, उसकी देश भर में पहचान इंदौर से जुड़ी पहचानी जाती है, कनेक्टिविटी सारी इंदौर से है, धार से वैसी कनेक्टिविटी भी नहीं है। और प्रीतमपुर को देश के नक्शे पर जब देखते हैं तो इंदौर के बाजू में ही देखा जाता है वो। और इसीलिए सारे औद्योगिक क्षेत्र के जितने भी तामझाम और काम चल रहे हैं, AKBN वगैरह, सारा मामला अभी तक वो धार को नहीं छड़ा गया, इंदौर में रखा गया ताकि कोई भी आए तो कम से कम यहाँ की यही बात हो जाए। हम बात करते हैं दोपहर की खबरों की। दोपहर की खबरों को लेकर कुछ बातें जरूर करेंगे, कुछ खबरें निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि आज कुछ नई खबरें हैं। एक तो जब से क्विक कॉमर्स कंपनियों ने अपने हाथ पांव फैलाना चालू करे हैं, तो पिछले दिनों भी एक खबर हमने दी थी कि 2 लाख से ज़्यादा किराने की दुकानें मुक्त हो गई, क्योंकि क्विक कॉमर्स में जो सस्ते रेट पे सामान घर पहुंच रहा है उतनी कम कीमत पर किराने की दुकानों से सामान मिलना संभव नहीं होता, और इसलिए धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र की 2 टियर और 3 टियर सीटों के शहरों की सब दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगी। अब एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है दवा की दुकानों के कारोबारियों को, क्योंकि क्विक कॉमर्स कंपनियों ने 3 या 4 टाई अप किए हुए हैं बड़े, जिसमें स्विगी, जोमेटो, इन सबसे भी किया है, बड़ी कंपनी ने, टाटा वालों ने किया है, एपोलो वालों ने किया है, कि 15 से 20 मिनट के अंदर दवाइयाँ आपके घर बाजार कीमत से कम पर सीधे आपके दरवाजे पहुंच जाएगी। अधिकतम समय उन्होंने 60 मिनट का रखा है कि 60 में, और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी बना के 5 शहरों में, बड़े शहरों में इसका प्रयोग किया गया था, उसमें ज़बरदस्त सफलता मिली है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि आने वाले समय में जो लोग अब दवाइयों के लिए, इसमें दवाइयों के लिए जो लोग इंतज़ार करते हैं, दुकान जाना, स्लिप लेना, अभी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। आप तो व्हाट्सअप डालिए और आपके पास वो थोड़ी ही देर में जो है पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन दवा का पैक होकर आपके पास में पहुँच जाएगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा देश भर में जो दवाओं की दुकानें खोल रखी जिन लोगों ने, उनके कमीशन पे बहुत बड़ी मार पड़ेगी, और उसके चलते वो दुकानें बंद होना शुरू हो जाएगी। हालांकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका विरोध जरूर किया। क्या है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई साहब, छोटे कारोबारियों के व्यापार को देखें तो वो ठीक नहीं है, बट वो लोग जिनको घर बैठे सस्ती दवाइयाँ अगर मिल जाएगी, आपको कहीं जाना नहीं है, दवा के लिए परेशान नहीं होता है। मैं मानता हूँ करीब करीब हर घर ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लोगों को रोज दवा लगती है, तो उनका मंथली जो दवा होगी वो एक बार में घर आ जाएगी, रियायत में आ जाएगी, उनके लिए तो ये फायदे का सौदा है। एक और खबर पहले पेश की है कि महंगाई की दर बढ़ने वाली है, बड़ा महंगाई पे जोरदार तड़का लगने वाला है। एक बार फिर 6% से ऊपर महंगाई दर पहुँचने वाली है। RBI के सारे प्रयास धरे रह गए हैं, कुछ ही दिनों में इसके आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। 14 महीने की उच्चतम शिखर पे महंगाई दर पहुंचने वाली है। महंगाई है कि कागजों में ही है केवल? जैसे महंगाई तो है, पर अब लोगों को आदत में आ गया है। पहले थोड़ी सी महंगाई पे हल्ला होता था, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब उसका इतना हल्ला नहीं मचाया जाता। महंगाई तो दिवाली पे भी थी, राखी पर भी थी, रोज़ महंगाई बढ़ती है, सस्ता तो कभी उतना होता नहीं है। 2 खबरें और दोपहर की हम बात करते हैं। एक खबर यह है कि शहर के हर इलाके में जो गाइडलाइन बढ़ रही है, वो उसकी जो गाइडलाइन के जो रेट्स वगैरह हैं वो सारे हमने आज निकाले हैं जो किताब में थे, उसके आधार पे ये खबर बनाई हुई है। बहुत ही कुछ इलाकों में तो भूचाल आने वाला है निश्चित रूप से। और इसी में एक और खबर है कि इंदौर उज्जैन रोड जो है उसको हेरिटेज रोड के बनाने के लिए उस पर मूर्तियों के शिल्पकारी का काम चालू हो गया है, और उस पूरे रोड पर बड़ी बड़ी मूर्तियां लगनी है। ये एक बड़ा काम उस रोड पे अभी शुरू हो गया, आगे रोड के निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया, पर इसी के साथ मूर्तियां बड़ी बड़ी लगाने का काम भी उस रोड पे प्रारंभ हो गया है। प्रारंभिक स्थिति में उज्जैन की तरफ से रोड पे मूर्तियां लगाने का काम चालू हुआ है, और तपोभूमि के साइड से बड़ी बड़ी मूर्तियों को लेकर अब उनके स्टैंड बनने का काम शुरू हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं गाइडलाइन वाली पर, कि जो यहाँ से दर बना के भेजी गई है उसके अंदर जो रेट्स वगैरह भेजे गए हैंगे वो बड़े विचित्र हैं। इसमें स्नेहलता मतलब जिन रेटों में बढ़ना है उसमें बेराटी कॉलोनी के साथ में योजना क्रमांक 54, 94, 74, 78, भौरकुआ, केसर, स्नेहलतागंज जैसे क्षेत्र भी शामिल है जहाँ पे गाइडलाइन बढ़नी है। इसके अलावा कौन कौन सी कॉलोनी में बढ़ोतरी होगी मैं एक क्रम में बता देता हूँ आपको, जहाँ पे कॉलोनी में बढ़ना है, बट जहाँ और कितनी बढ़नी है ये तो बहुत ज़्यादा फिगर है इसके अंदर, वो तो। पर स्कीम नंबर 78 के 2 हिस्सों में महालक्ष्मी नगर, गोल्फ ग्रीन, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स,
वाइटफील्ड केशरबाग रोड है 5474 नंबर, योजना क्रमांक 114, स्नेहलतागंज, साकेत नगर, शीतला माता बाजार, बड़ा सराफा एयरपोर्ट से लगे सभी प्लाट और दुकान, बसंत विहार, प्रिंसेस बिजनेस पार्क, अपोलो सिटी, शालीमार टाउनशिप, BCM प्लेनेट, बेलेनियम पार्क, MR11, न्यू लोहा मंडी, योजना क्रमांक 94, भौर कुआं, केसरबाग रोड, सिख मोहल्ला, बेराठी कॉलोनी, AB रोड, विजलपुर हाई स्ट्रीट, अपोलो। यानी कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जिसके अंदर गाइडलाइन नहीं बढ़ी हो। हाई स्ट्रीट अपोलो में तो 80,000 की गाइडलाइन है, अभी हाल उसको 1 लाख रुपये से ऊपर पहुँचा दिया गया है। ऐसी बहुत सारी जगह, बसंत विहार में जहाँ 90,000 की लगभग, वहाँ 1,12,000 रुपये की लगभग पहुँच गई गाइड। 56,000 थी, मतलब 70,000 हो गए। प्रिंसेस बिजनेस पार्क में 1,10,000 शायद, तो वहाँ 1,37,000 कर दी गई। इसके प्रकार के फिगर हैं इसके अंदर, जो दोपहर की न्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगे, और ये बड़ा मामला है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से जो लोग रजिस्ट्रियाँ करवा रहे हैं वो इसीलिए करवा रहे हैं। रजिस्ट्रार विभाग में दिवाली पर जो धन बरसा है, मुझे लगता है उसकी एक बड़ी वजह ये भी होगी गाइडलाइन में जो बदलाव आने वाला है। हाँ, ये तो थी कुल मिला के आज शहर की बड़ी बड़ी खबरें, जो शायद आपके संज्ञान में आई हो या नहीं आई हो अलग अलग अखबारों से। अब हम बात कर लेते हैं कुछ राजनीतिक चर्चा की। कल शहर में 2 बड़े आयोजन हुए हैं। एक बड़ा आयोजन तो क्षेत्र क्रमांक 2 में रमेश मेंदोला जी की माताश्री की स्मृति में भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ था, जो सुबह 4 बजे तक वहाँ पर देश भर, जो प्रदेश भर के जितने साधु संत पहुँचे थे, उनको जो है दान पुण्य के साथ में बड़े सिस्टम में, मतलब वहाँ बड़ा काम बड़ा सिस्टम में चलता है, तो बड़े सिस्टम के साथ में उनको खाना वाना खिला के बढ़िया बढ़िया तरीके से, और कंबल और कुछ धनराशि और ये सब के लिफाफे दिए गए। और इसके लिए एक पूरी लंबी चौड़ी टीम काम कर रही थी। इन पूरे कार्यक्रमों में जो मैंने देखा, उन्हें देखा कि क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला के चेहरे पर कोई ऐसा तनाव या कोई ऐसा भूचाल नहीं दिखता। मुझे जंजीर फिल्म की अजीत की स्टाइल याद आ जाती, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम सब गोडाउन पे आ जाओ। तो वो वहाँ अंदर भोजन भंडारे वाली कक्षा में बैठे हुए थे, और तमाम काम करने वाले बिल्कुल पूरी ताकत और मुस्तैदी के साथ ऐसे लगे हुए थे कि हर जगह आपको, हर व्यक्ति में रमेश मेंदोला का, शिव तो नहीं हो सकते ना, ऐसे शिवांश हो सकते हैं, ऐसे रमेश जी तो नहीं हो सकते, पर रमेश आनंद के जो अंश है वो सारी जगह पर कल देखने को मिल रहे थे, और बड़ी सिस्टम में पूरा काम चल रहा था। एक और आज श्री गोलू शुक्ला जी के चिरंजीव यश शुक्ला जी ना, हाँ भतीजे यश शुक्ला जी का भी जन्मदिन आज बड़े धूमधाम से बना है, और अखबार रंगे पड़े हुए हैंगे। पर इसमें भी एक खबर ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सवेरे की अगर हम बात करें तो जो उनके परिवार ने भी जो विज्ञापन जारी किया है, ये वाला विज्ञापन है ये, और इसी प्रकार के और विज्ञापन जो जारी किए गए हैं, उनके अंदर श्री रमेश मेंदोला जी का चेहरा कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि अभी तक श्री रमेश मेंदोला ही उनके सर्वे सर्वा हुआ करते थे। क्या कारण हुआ होगा ऐसा कि एकदम चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों? भाई साहब, ये तो चौंकाने वाला है, रमेश जी को बुला देना। और सुबह के विज्ञापनों में जिस तरीके से फ़ोटो लगे, उसमें शहर के सारे नेताओं को तवज्जो दी गई, आकाश विजयवर्गीय को भी तवज्जो दी गई, कैलाश विजयवर्गीय को भी तवज्जो दी गई, पर रमेश मेंदोला का ना होना चौंका गया। खास करके उन विज्ञापन, हालांकि उनके सारे समर्थकों के भी जो विज्ञापन लगे हैं उसमें भी उन्होंने रमेश मेंदोला का फोटो नहीं लगाया है। ये किस दिशा की ओर संकेत कर रहा है, ये बड़ा चौंकाने वाला रहा है आज। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको भी लगने लगा कि रमेश मेंदोला की उनको कोई ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि अब वो अपने आप में बहुत ताकतवर हो भी गए हैं, और उनका जो विस्तार और उनकी ताकत का जो, क्योंकि 2 जन्मदिन भव्य पैमाने बन गए हैं। खुद गोलू शुक्ला का जन्मदिन बनता है तो भी अपने बड़े भव्य पैमाने पर बनता है। दूसरा एक और चीज़ है, एक विज्ञापन के अंदर जो एक फ़ोटो लगा हुआ है, वो मेरी समझ में नहीं आता कि इधर 4 मुंह निकले हुए हैं, इधर 4 मुंह निकले हुए हैं, मतलब मुख्यमंत्री चौथे नंबर पर चले गए, और बीच में श्री गोलू शुक्ला जी का फ़ोटो है। ये क्या बताता है सभी कि मुझ में ही सब है और किसी में कुछ भी नहीं है? क्या है ये? तो विज्ञापन के मामले में तो लगाने वाले की सोच, उसकी आस्था किस में है, उसकी आस्था जिसमें होगी वो उसका फोटो बड़ा लगाएगा। ये बात भी है, पूरा आस्था का खेल है। और फिर गोलू भैया तो सनातनी विधायक है, उनके प्रति आस्था रखने वालों की कमी नहीं है। तो मुझे लगता है शायद कुछ तनातनी का माहौल हो गया होगा शायद दादा दयालु के साथ में, क्योंकि जो उनकी टीम है इस समय वो वैसे भी दादा दयालु के यहाँ से थोड़ी बाहर हो चुकी है वाली टीम, तो हो सकता है शायद कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। एक और आयोजन कल बहुत अच्छा हुआ शहर में, और मराठी समाज ने एक जो है एक अच्छा आयोजन किया था गणेश मंडल के अंदर। उन्होंने भाई दूज बनवाई थी, और युवराज उस्ताद की धर्मपत्नी जो है उस कार्यक्रम की मुखिया थी, और जिस पूरे सम्मान के साथ में कल सारे शहर भर के संत और जो अन्ना महाराज, दादू महाराज और भी लोग जो पहुँचे वहाँ पे, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने वहाँ पर पूरन पूड़ी और उसका लाभ भी उठाया, और
तमाम पत्रकार साथी वहाँ पहुँचे थे। आयोजन बड़े तरीके से और पूरे सम्मान के साथ किया गया था। निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि भाई दूज में लंबे समय से ताई जो है वो हमको बुला के खिलाती रही खाना वाना भाई दूज का वो, और उसके बाद वो परंपरा धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो मुझे लग रहा है कि नए सिरे से ये परंपरा शुरू हो गई है। अब कितने दिन रहेगी ये भाई दूज परंपरा, ये तो समय के साथ ही पता लगेगा। पर इसमें इसके अंदर मैं एक ऐड करना चाहूँगा, एक आयोजन कल और हुआ है। अजय चौड़िया जी, जिन्हें 6 साल के लिए जीतू पटवारी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया, पटवारी के खिलाफ बगावत की थी, कल उन्होंने एक बार फिर इस तरीके का एक गेट टुगेदर रखा था जिसके अंदर कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच गए थे। पत्रकारों को तो बुलाया ही था, पर कांग्रेस के तमाम नेता और उनके दोस्त जितने भी शहर में वो सारे वहाँ दिखाई दिए। ये बड़ा एक चौंकाने वाली गेट टुगेदर रहा कल का। तो मुझे लगता है कि क्या वैसे भी अजय चौड़िया के लिए पटवारी ने भले निष्कासित कर दिया, पर वो अभी भी अपने आप को कांग्रेसी तो मानते ही हैं। और मुझे लगता है कि जो उनके रिश्ते हैं बड़े, जो मुझे लगता है तो हो सकता है शायद कि उनके लिए सब सामान्य बात है। जिस दिन में अंदर आना हो, घंटे 2 घंटे के काम है उनके लिए भी, जीतू पटवारी को पता भी नहीं लगेगा और चिट्ठी पत्री आ जाएगी। पर ठीक है, सबके सम्मान का मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राजनीति कर रहे हो तो सबको साथ में लेके चलने की आदत होना चाहिए। अजय भैया को भी कल जो है इस आयोजन के लिए बधाई। और ये थी हमारी आज की तमाम खबरें और जिसमें हमने आपसे बातचीत की। हम चाहेंगे कि ये कार्यक्रम को हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि कृपा करके इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब भी करें, और जितने अपने ग्रुप हैं उसमें अगर डालेंगे तो इस कार्यक्रम को जितनी सफलता मिलेगी हम उतना बेहतर तरीके से उसको और बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।